स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल सीएमएन न्यूज 24/7 पर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस का राजस्थान का घमासान अंतरकलह अब मिटने की कगार पर है। पूरा मंत्रिमंडल बदल चुका है। क्या है न्यूज में जानेंगे। उसी के साथ खबर आ रही है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 26 नवंबर को आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जानी है, बर्थडे मनाया जाना है। इसी के लिए अब ट्रैक्टर मार्च निकालने के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा आज फैसला लेगा, क्योंकि संसद में कानून रद्दी नहीं हुई है। तो राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है कि जब तक कागज नहीं मिलते, जब तक बतौर ऑफिशियली कानून रद्द नहीं होते, तब तक किसान घर नहीं लौटेंगे। जानेंगे क्या है न्यूज़ में। उसके साथ खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से बारिश का काफी बढ़ चुका है साउथ इंडिया तरफ। वहां काफी लोगों की मौत हो चुकी है, काफी परेशानियां भी बढ़ चुकी है। तो न्यूज में आगे जानेंगे कि मौलाना अरशद मदनी ने अब किसान काले कानून वापस होने के बाद सीए की भी वापसी की मांग की है। नागरिकता कानूनों के लिए भी काफी घमासान हुआ था, काफी आंदोलन हुए थे। तो मौलाना अरशद मदनी ने उनके वापसी की भी मांग की है सीए की। इसी के साथ जानेंगे कश्मीर में बर्फबारी के बारे में, काफी ठंड बढ़ चुकी है। इसी के साथ जानेंगे वरुण गांधी ने क्या कुछ बयान दिया है, किसान आंदोलन से रिलेटेड क्या बयान आया है। उसी के साथ जानेंगे कंगना रनौत फिर से विवादों में आ गई है, क्या कहा है कंगना बहन ने, उनकी न्यूज भी जानेंगे। इसी के साथ जानेंगे भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस न हो। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 20 नवंबर 2021 हो चुका है। तो बढ़ते पहली खबर की ओर। तो पहली खबर में जानेंगे राजस्थान में आज प्रधानमंत्री लेंगे शपथ। जानते हैं गहलोत कैबिनेट में किसको मिली है जगह। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का अंतरकलह अब खत्म होने की कगार पर है। पायलट गुट अलग हो गया था, काफी कुछ चर्चाएं आ रही थी काफी महीनों से। जानेंगे खबर में क्या है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राजस्थान में बहु प्रतीक्षित मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में 15 मंत्री शपथ लेंगे। 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनकी लिस्ट भी सामने आ गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने नए मंत्रियों की लिस्ट साझा की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में 15 नए मंत्रियों में सबसे पहला नाम गुडामलानी से विधायक पायलट गुट के हेमाराम चौधरी का है। रविवार को शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आपको बता दें कि 11 कैबिनेट मंत्री बने हैं। हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह, मालवीय रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, मितरलाल जाटव, टीकाराम जूली, रावत। उसी के साथ 4 राज्य मंत्री है जाहिदा, ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र गुडा और मुरारी लाल मीणा। तो ये खबर आई है कांग्रेस की राजस्थान से। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है आंदोलन की वर्षगांठ मनाने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर जुटेंगे किसान। आज यानी रविवार को होगी एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक। किसान अपनी बात पर डटे हुए हैं। क्या है न्यूज में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 विवादास्पद काले कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के एक दिन बाद शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उसके पहले से निर्धारित कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसके साथ ही मोर्चा ने किसानों से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर 26 नवंबर को सभी प्रदर्शन स्थलों पर बड़ी संख्या में एकत्र होने का आग्रह किया। मोर्चा ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही मोर्चे ने कहा है कि संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए घोषणा के प्रभावी होने तक वे प्रतीक्षा करेंगे। 40 किसान संघों के प्रमुख संगठन एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक सभी घोषित कार्यक्रम जारी है। बयान में कहा गया है कि मोर्चा विभिन्न उत्तर भारतीय राज्यों के किसानों से 26 नवंबर 2021 को विभिन्न प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचने की अपील करता है। उस दिन दिल्ली की सीमाओं पर लगातार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन का 1 साल पूरा हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर हजारों किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ पिछले साल 26 नवंबर 2020 से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। किसान नेताओं ने कहा कि रविवार को सिंघू बॉर्डर धरना स्थल पर मोर्चा की बैठक में आंदोलन के भविष्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के मुद्दे पर अंतिम फैसला किया जाएगा। तो जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती, संसद में घोषणा नहीं की जाती, संसद के जरिए प्रभावी नहीं होता, ये कानून निरस्त नहीं होता, तब तक किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्हें MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानून चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक किसान सीमाओं पर डटे रहेंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे। समाचार की ओर, इस समाचार में जानेंगे बारिश का कहर आंध्र प्रदेश में 25 लोगों की मौत, तमिलनाडु में भी हालत गंभीर, केरल में मिली है राहत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों, बारिश के कारण काफी साउथ इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आंध्र प्रदेश में बारिश से काफी समस्याएं बढ़ी है। जानेंगे न्यूज में क्या है। दक्षिणी राज्यों के कई हिस्सों में शनिवार को बारिश का कहर जारी रहा और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां वर्षा जनित घटनाओं में जानमाल का नुकसान हुआ। केरल के सबरीमाला में बारिश में कमी आई, जहां पथनमथिट्टा जिला प्रशासन ने बारिश के कारण तीर्थ यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश तेज है और बाढ़ से जीवन प्रभावित रहा है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा और अनंतपुरम जिलों में शुक्रवार से हो रही बारिश के कारण कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और वर्षा जनित घटनाओं में 17 लोगों के लापता होने की सूचना है। राज्य आपदा मोचन बल के एक सदस्य की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने ये बताया है कि शुक्रवार को कडप्पा जिले में चेरू नदी में बाढ़ में 30 से अधिक लोग बह गए थे। तिरुपति शहर में स्थिति अब भी भयावह है और कई इलाके डूबे हुए हैं। तिरुमला की पहाड़ियों में स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन बारिश होने से श्रद्धालुओं को असुविधा हुई है। अनंतपुरम जिले के कादिरी शहर में मूसलाधार बारिश के बीच एक निर्माणाधीन मकान ढहने से 2 बच्चे समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। तो आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर अब भी जारी है। समाचार की ओर, इस खबर में जानेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्लीपर सेल मॉड्यूल का किया भांडाफोड़, आतंकियों के 5 सहयोगी हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक स्लीपर सेल मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के 5 सहयोगियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ये जानकारी दी है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शौकत इस्लाम डार, एजाज अहमद लोन, एजाज गुलजार, मंसूर अहमद भट्ट और नासिर अहमद शाह के रूप में हुई है। सभी आरोपी पुलवामा के लिल्हार के रहने वाले हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने पुलवामा में स्लीपर सेल मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के 5 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। प्रवक्ता ने बताया, प्रारंभिक जांच से ये पता चला है कि मॉड्यूल स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहा था और हथियारों, गोला बारूद की खरीद और उससे पहुंचाने के काम में शामिल था। वे अपने आकाओं के इशारे पर सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमले करने में भी शामिल थे। प्रवक्ता ने ये भी कहा कि आरोपियों के पास से हथियार, गोला बारूद के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस संबंध में आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि कुलगाम में मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी भी मारा गया है। जम्मू कश्मीर से ये खबर आई थी। अब बढ़ते हैं समाचार की ओर। समाचार में जानेंगे, अगर मजबूत नेतृत्व होता तो भारत को 1962 के युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ता, अरुणाचल गवर्नर ने दिया बयान। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे ये व्यक्ति सेना में पूर्व ब्रिगेडियर रह चुके हैं, अब अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। जानेंगे खबर में क्या है। उनके बयान को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा ने सेना के जवानों से सीमा पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए शनिवार को कहा कि अगर देश में एक मजबूत नेतृत्व होता तो भारत को 1962 में चीन के खिलाफ हार का सामना नहीं करना पड़ता। ब्रिगेडियर ने ये भी कहा कि भारत को 1962 में चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। राजभवन की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई थी कि मिश्रा ब्रिगेडियर थे, अब राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सेना के जवानों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता है। मतलब खबर को आपको समझना होगा दोस्तों। कई लोग ऐसे हैं
जो कि आज बीजेपी की गोद में बैठना चाहते हैं, टीवीओ पर आकर डिबेट करते हैं। इसी में एक नाम कंगना रनौत का भी है, काफी बयानबाजी करती है ट्विटर पे। उन्हीं को पता नहीं क्यों पद्मश्री दिया गया है, इस पर भी काफी आलोचना हुई है। अब बड़े बड़े लोग, ये ब्रिगेडियर साहब बीडी मिश्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है, अब उन्होंने उस वक्त की 1962 की गवर्नमेंट को और नेताओं को दोषी माना है कि उनमें नेतृत्व नहीं था, मजबूत नेतृत्व नहीं था, और अब के नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। ये कहा गया है कि उनके शासन में जवानों के कल्याण के लिए हमेशा वे चिंतित रहते हैं। इसका मतलब इन्होंने आलोचना में कह दिया है कि 1962 में जो भी सरकार थी, अब तक की जो भी सरकार या प्रधानमंत्री थी, जो हमारे जवानों के लिए चिंता नहीं थे, उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहे थे। मतलब ये सियासी बयान है। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले ऐसे लोग काफी चापलूसी भरे बयान देते रहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर पूरे भारत में वाहन चलाने की मिलेगी सुविधा। 15 राज्यों ने शुरू की BH श्रृंखला। या दोस्तों, अब एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप कई जगहों पर गाड़ी चला सकते हैं। क्या है खबर में जानेंगे। अब आप एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर अपने वाहन को भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी रोक टोक के चला सकेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने शुक्रवार को कहा कि पूरे भारत में निजी वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहनों के पंजीकरण के लिए नई भारत श्रृंखला BH श्रृंखला शुरू की है। सरकार ने अगस्त में नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था को अधिसूचित किया था। आपको बता दें कि इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का पुनः पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। तो काफी अच्छा फैसला है। जो लोग भी अपनी 4 व्हीलर या गाड़ियां लेकर दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, कुछ दिन रुकते हैं या तो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको अब दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, दिल्ली मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर कर सकेंगे यात्री। DDMA ने जारी किया आदेश। दिल्ली मेट्रो और DCC की बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के कोच में 100% बैठने की क्षमता के साथ 30 यात्रियों के खड़े रहने की अनुमति दी गई है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट बसों में 100% बैठने की क्षमता के साथ 50% तक यात्रियों को खड़े रहने की अनुमति दी गई है। बसों में पिछले दरवाजे से यात्रियों को बोर्डिंग जबकि डी बोर्डिंग की अनुमति सिर्फ सामने के दरवाजे से है। यात्रियों को भले ही छूट दी गई है, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना भी जरूरी है। काफी अच्छी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की परिवहन के क्षेत्र में। अगली खबर की ओर। खबर में जानेंगे, पंजाब से ये खबर आई है दोस्तों। पंजाब के CM चन्नी ने किसानों को किया सावधान, कहा कृषि कानून निरस्त होने तक सतर्क रहने की है जरूरत। जी दोस्तों, पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को चेताया है। जानेंगे खबर में क्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को किसानों से केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक सतर्क रहने को कहा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इस बारे में केवल घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जिनका पिछले 1 साल से किसान विरोध कर रहे हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ एक चीनी मिल की आधारशिला रखने के बाद चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के बारे में अभी केवल घोषणा की है और पंजाबियों विशेषकर किसानों को कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त होने तक सतर्क रहने की जरूरत है। चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को कहा कि पंजाब के विकास और समृद्धि को पटरी से उतारने की साजिशें रची जा रही है और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का स्वागत कर रहे हैं वे भी इसमें ही शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब तक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी नहीं दी जाती, इस कानून को निरस्त करना निराधार है।
सही बात है चरणजीत सिंह चन्नी की, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता इन तीनों कानूनों को निरस्त करना निराधार है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे क्रिकेट फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, भारत में होगा आईपीएल 2022 का आयोजन। या दोस्तों खबर ये आ रही है कि अब आईपीएल का आयोजन हमारे देश में होने वाला है। जानते खबर में क्या है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण भारत में होगा। शाह ने आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के समारोह चैंपियंस कॉल में ये बात कही। बीसीसीआई सचिव ने ये भी कहा कि इस बार का 15वां सीजन भारत में होगा आईपीएल का, और इसी के साथ पहले से अधिक कहीं रोमांचक होगा। जय शाह ने आगे कहा कि बड़ी नीलामी होने वाली है, नई टीमें भी आ सकती है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि नया संयोजन कैसे दिखता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे राकेश टिकैत का मोदी पर तंज, कहा माफी मांगने की कहां जरूरत थी, पहले ही कानून वापसी हो जाने थे। या दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। क्या है खबर में सविस्तार जानेंगे। तीनों विवादित काले कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की भाषा शैली लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उन पर तंज कसा है। आपको बता दें कि इंडिया टीवी के कार्यक्रम मुकाबला में राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री को कहां तो माफी मांगने की जरूरत थी, प्रधानमंत्री को कहां दूसरी चीज कहने की जरूरत थी, इतना झुककर बात करने की जरूरत नहीं थी। राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि इसलिए हमने कहा कि बहुत मीठी मार रहे हैं और बहुत मीठी बात कर रहे हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री को या तो इसमें यह लगता है कि इनको इनकी सरकार ने समझाया नहीं, अगर बात इतनी सी थी तो ये कानून बहुत पहले ही वापस हो जाने चाहिए थे। अब चलो जो भी हुआ है कानून वापस हो गए हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून बना दे तथा जो दूसरे मसले हैं उन पर भी बातचीत कर ले। तो ये बड़ा सा टीवी शो में उन्होंने तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो इस खबर में जानेंगे दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, रविवार से हो सकता है सुधार। जी हाँ दोस्तों, आज वातावरण दिल्ली का सुधर सकता है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन है, रविवार का दिन है, तो हो सकता है यातायात कम हो और पॉल्यूशन कम हो। देखते हैं खबर में क्या है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि तेज हवाओं के कारण रविवार से इसमें उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है। शनिवार को सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 377 दर्ज किया गया। AQI का मतलब होता है दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब हवा की गुणवत्ता को इससे मापा जाता है। शुक्रवार को यह आंकड़ा 370 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। आपको बता दें कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा कैसे जाता है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम और 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब तथा 401 और 500 के बीच AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और हम आपको बता दें कि 377 दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो 377 मतलब ये 301 और 400 के बीच बेहद खराब की श्रेणी में आता है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। समाचार में जानेंगे पाकिस्तान गए सिद्धू ने इमरान खान को बताया बड़ा भाई, बचा बवाल, बीजेपी ने वीडियो शेयर कर पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रवास पर है। उन्होंने दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए करतारपुर साहिब का रुख किया था। तो इसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। क्या है खबर में जानते हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी पर अब सियासत गर्म हो गई है। सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीडियो को सामने लाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धू को घेर लिया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के फिर से खुलने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रयासों से यह संभव हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि भाजपा नेता अमित मालवीय, जो कि इनके आईटी सेल के सबसे बड़े हेड माने जाते हैं, काफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं सोशल मीडिया पर। तो भाजपा नेता अमित मालवीय ने ही ये वीडियो शेयर किया है और इसको तूल दी है, इस मुद्दे को काफी गरमाया है। अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे आर्यन खान के बेल ऑर्डर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा साजिश या आरोप साबित करने के सबूत नहीं मिले। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर एक खबर आ रही है, ड्रग्स एंगल में फंसे थे। पूरा का पूरा मुद्दा हम आपको कवर करके बता रहे हैं, पूरा का पूरा मुद्दा रिवीजन करके बता रहे हैं, ताकि जिस किसी ने भी इस न्यूज़ को नहीं देखा है उनको इस मुद्दे के बारे में पता चल जाए। तो मुंबई ड्रग्स क्रूज केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि आर्यन खान किसी भी तरह की साजिश में लिप्त नहीं पाए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बेल ऑर्डर में कहा है कि आर्यन के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ जिसे आपत्तिजनक माना जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तरह से निर्दोष साबित ही कर दिया है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को। हम आपको बता दें कि ये वही मुंबई हाई कोर्ट है जिसमें स्किन टू स्किन टच हो तभी यौन उत्पीड़न होता है, ऐसा फैसला दिया था। इस फैसले को कल परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पलट दिया और फैसले को गलत ठहराया था। आज ऐसा लगता है कि मुंबई हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से शाहरुख खान का, बड़े लोगों का, ऐसे वालों का साथ दिया है। सभी जानते हैं कि आर्यन खान की गिरफ्तारी समीर वानखेड़े ने की थी। उसके बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहता है कि आपत्तिजनक सामान भी नहीं मिला है आर्यन खान के पास और किसी ऐसे मामले में वे संदिग्ध भी नहीं पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। नवाब मलिक और उन्हीं को जिस ईमानदार इंस्पेक्टर ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, उन्हीं को अब फंसाने की कई साजिशें सामने आ रही है। उनके सर्टिफिकेट और फर्जीवाड़े को लेकर समीर वानखेड़े पर बयानबाजी हो रही है, मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो फिर से एक बार इस खबर को हम आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि बेल ऑर्डर में आर्यन के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ जिसे आपत्तिजनक माना जाए। तो ये बहुत ही समझने वाली खबर है दोस्तों। तो इस खबर में आगे जानेंगे कि 14 पत्तों का आदेश जारी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन रिकॉर्ड सबूत पेश नहीं किए गए जिससे ये साबित हो कि उन्होंने साजिशन ड्रग्स लिया था। इसके साथ ही ऑर्डर में कहा कि एनसीबी के जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। आपको बता दें कि शर्तों पर बेल मिली है आर्यन खान को। 19 अक्टूबर को आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई थी। जमानत के दौरान आर्यन को बाकी सभी आरोपियों की तरह बेल के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना था। आपको बता दें कि आर्यन को ये सभी शर्तें तब तक माननी होगी जब तक वो इस केस में जमानत पर है। हम आपको बता देंगे क्या वे शर्तें हैं। आर्यन खान को अपना पासपोर्ट एनडीपीएस कोर्ट के पास जमा करना होगा। दूसरी शर्त ये है कि आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी के ऑफिस में जाकर हाजिरी देनी होगी। तीसरी शर्त में यह है कि एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता आर्यन खान। चौथी शर्त यह है कि आर्यन को एनसीबी आर्यन को जब भी बुलाएगी तब आर्यन को हाजिर होना होगा। आगे की शर्त में ये कहा गया है कि पुलिस की इजाजत के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकते, केस के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते, दूसरे आरोपियों से संपर्क नहीं कर सकते। बेल के लिए 1 लाख का बॉन्ड है। गवाहों को भी प्रभावित और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम आपको ब्रीफ में बता दें कि क्या है मामला। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने अपने क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शनिवार शाम 2 अक्टूबर को गोवा जाने वाले कार्डेलिया क्रूज जहाज पर छापा मारा था और कुछ यात्रियों के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया था। आर्यन खान और 7 अन्य को शनिवार देर रात एनसीबी द्वारा मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस अरेस्ट मेमो में आर्यन खान के साथ उनके पिता शाहरुख खान का नाम भी लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आर्यन को 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियों के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। ये सारा का सारा मुद्दा है। अब आप भी इस मुद्दे को, इस खबर को समझ सकते हैं कि कैसे पैसों के जोर पर आर्यन खान को बचाया जा रहा है और समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ रही है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर।
इस खबर में जानेंगे मौलाना अरशद मदनी ने उठाई सीए वापसी की मांग। कहा जैसे कृषि कानून वापस लिए वैसे ही सीए को भी वापस ले। तस्वीरों में अब जिस शख्सियत को देख रहे हैं उन्होंने सीए को वापस लेने की मांग की है। मौलाना अरशद मदनी ने ये मांग की है। जानते हैं खबर में क्या है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हुए सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को वापस लेने की मांग उठाई है। मौलाना मदनी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश का संविधान लोकतांत्रिक है, इसलिए अपनी जगह पर सही है। इसलिए अब प्रधानमंत्री को मुसलमानों के संबंध में लाए गए कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कृषि कानूनों की तरह सीए कानून को भी वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल लोग कोरोना के कारण अपने घरों को लौट आए थे, फिर भी वे विरोध कर रहे थे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र और जनता की शक्ति सर्वोपरि है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जो सोचते हैं कि सरकार और संसद अधिक शक्तिशाली है, लोकतंत्र में असली शक्ति जनता है। लोगों ने एक बार फिर किसानों के रूप में अपनी ताकत साबित की है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की सफलता बताती है कि किसी भी जन आंदोलन को जबरदस्ती कुचला नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के आंदोलन को सीएए के विरोध प्रदर्शन से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसानों के लिए इतना मजबूत आंदोलन चलाने का रास्ता सीएए के खिलाफ आंदोलन में मिला। महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी दिन रात सड़कों पर बैठी रही। आंदोलन में शामिल होने वालों पर जुल्म के पहाड़ भी टूटे, गंभीर मुकदमे भी दर्ज किए गए, लेकिन आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। तो बहुत ही खूबसूरत बयान दिया है। इसी के साथ अपील भी की है सीए को वापस लेने की मौलाना अरशद मदनी ने। खबर की और इस खबर में जानेंगे किसान नेता बोले ट्रैक्टर मार्च अभी रद्द नहीं हुआ। राकेश टिकैत ने किया ट्वीट, किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। क्या दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता और किसानों के नेता हमारे भाई राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है। काफी खूबसूरत और सोचा समझा बयान है। क्या फैसला लिया है जानेंगे इस न्यूज में। आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक प्रस्तावित दैनिक ट्रैक्टर मार्च को अभी रद्द नहीं किया गया है और इस बारे में अंतिम फैसला तथा किसान आंदोलन के आगे की रूपरेखा के बारे में निर्णय रविवार को यानी कि आज एक बैठक में लिया जाएगा। किसान नेताओं ने शनिवार को ये जानकारी दी थी। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा था कि 22 तारीख को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लखीमपुर खीरी में हमारे साथियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है तो फिर हम लखीमपुर खीरी इलाके में आंदोलन चलाएंगे। आज की बैठक में फैसला लिया गया है कि हमारे 22, 26 और 29 नवंबर को जो कार्यक्रम होने वाले हैं वे जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ रैली, 26 को पूरे देश में किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा और 29 को ट्रैक्टर मार्च संसद तक होगा। मतलब आंदोलन अब जारी रहेगा जब तक एमएसपी पर गारंटेड कानून नहीं बन जाता और संसद में बतौर ऑफिशियल ये तीनों काले कृषि कानून रद्द नहीं होते। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की और इस समाचार में जानेंगे कश्मीर में पारा 0 से नीचे लुढ़का। श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज। कश्मीर के कई हिस्सों में शनिवार सुबह कोहरे की घनी चादर छाई रही। या घाटी के लगभग सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान हिमांक से नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घाटी में न्यूनतम तापमान शुक्रवार रात हिमांक से नीचे दर्ज किया गया और पारा मौसम के इस समय के लिए सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में मौसम का अब तक सबसे कम न्यूनतम तापमान 0 से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार की रात यह 0 से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे था। आपको बता दें कि अधिकारियों ने ये कहा है कि पहलगाम जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शिविर है उसमें न्यूनतम तापमान 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। पहलगाम कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान 0 से 1.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस
इस खबर में जानेंगे वरुण गांधी ने एमएसपी के लिए कानून बनाने तथा केंद्रीय मंत्री मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने 3 काले कृषि कानूनों को निरस्त किया जाने की घोषणा के एक दिन बाद शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाने और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यानी टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह निर्णय यदि पहले ले लिया जाता तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती। आपको बता दें कि अक्सर किसानों का मुद्दा उठाने वाले पीलीभीत के सांसद ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजन को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। तो बहुत अच्छा बयान आया है वरुण गांधी की ओर से। बढ़ते अगले समाचार की ओर। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित। दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर है विजयवाड़ा। या दोस्तों, इंदौर अब भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। खबर में जानेंगे केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वार्षिक सर्वेक्षण के पुरस्कार 2021 यानी कि वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के परिणामों की घोषणा जब शनिवार को की गई, तब स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित गया, जबकि आपको बता दें कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। बढ़ते न्यूज़ अपडेट की ओर। इस खबर में जानेंगे कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद अब प्रियंका गांधी ने पीएम से कर दी है बड़ी मांग। जहां दोस्तों इतना सब कुछ सियासी मसला चल रहा है, उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी कैसे चुप रह सकती है? तो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, क्या कुछ मांग की है, बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लिए जाने का बड़ा ऐलान किया। उनके इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए बड़ी मांग कर दी है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था को संभालने वाले उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने हुए हैं। उन्होंने बर्खास्त करने की मांग भी की है। प्रियंका गांधी ने अजय मिश्रा टेनी को साफ उन्होंने आगे कहा है कि अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत साफ है तो आज आप अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए। देश भर में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लीजिए और जिन किसानों की मृत्यु हुई है उन परिवारजनों को आर्थिक अनुदान दीजिए, साथ ही सरकारी नौकरी भी दीजिए। तो बेहद ही आसान भरा बयान दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। काफी आलोचनात्मक बयान दिया है और किसानों के पक्ष में बात की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे टिकटॉक के लिए राहत भरी खबर। पाकिस्तान ने प्रतिबंध फिर से हटाया। जी दोस्तों, शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक पर भारत ने तो प्रतिबंध लगाया ही हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर प्रतिबंध हटाया है। देखते खबर में क्या है। भारत में टिकटॉक पर बैन लगे 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से उसके लिए अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने शुक्रवार को टिकटॉक से प्रतिबंध फिर से हटा लिया है। इस बार उसने 4 महीने बाद ये प्रतिबंध किया है। वीडियो साझा करने वाली चीन की लोकप्रिय सेवा ने आश्वासन दिया है कि वह अश्लील सामग्री के प्रसारित होने पर नियंत्रण लगाएगी, जिसके बाद यह प्रतिबंध हटाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कोरोना वायरस की चौथी लहर का खतरा। इस देश में फिर से लगाया जाएगा लॉकडाउन। ऑस्ट्रिया पूर्वी यूरोप का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए फिर से पूर्ण लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने कहा कि कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया जाएगा। शालेनबर्ग ने कहा कि लॉकडाउन सोमवार से शुरू होगा और इस दिन के लिए प्रभावी रहेगा। इसमें छात्रों के लिए स्कूलों
स्कूलों में प्रत्यक्ष कक्षाएं लगेगी। आपको बता दें कि 10 दिन के लिए प्रभावी है। रेस्टोरेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। तो ऑस्ट्रिया में अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। ऑस्ट्रिया चाहता है कि वह कोरोना मुक्त हो जाए, जीरो कोरोना हो जाए। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, भारत से 240 से अधिक सिखों ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब की यात्रा की। भारत से 240 से अधिक सिख श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को वीजा मुक्त करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब की यात्रा की और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने इस मार्ग के फिर से खुलने के तीसरे दिन करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि जो कोविड-19 के फैलने के बाद करीब 20 महीने से बंद था, गुरु नानक देव की 552वीं जयंती के सिलसिले में मुख्य समारोह शुक्रवार को गुरुद्वारा जनस्थान नानकाना साहिब में हुआ, जो लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। देखते अगली न्यूज अपडेट। इस अपडेट में जानेंगे, सबसे पहले किस शख्स में मिला था कोरोना वायरस, अब मिल गया है जवाब। या दोस्तों, सबसे पहले किसको कोरोना हुआ था, इसकी पुष्टि हो गई है। जानते हैं न्यूज अपडेट में क्या है। कोविड-19 का लक्षण युक्त पहला ज्ञात मामला चीन के वुहान में एक थोक खाद्य बाजार में एक महिला सी फूड विक्रेता का था। अभी तक यही माना जा रहा था कि वायरस सबसे पहले वुहान के एक अकाउंटेंट में मिला था। एक नए अध्ययन में यह बात कही गई है, जिससे घातक बीमारी की उत्पत्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच से संबंधित प्रारंभिक कालक्रम गलत साबित हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में गुरुवार को प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पहली मरीज मध्य चीनी शहर वुहान के वानन जंतु बाजार में काम करती थी। आपको बता दें कि वुहान शहर वह जगह है जहां कोरोना वायरस पहली बार 2019 में सामने आया था, जो महामारी में बदल गया। साइंस पत्रिका में गुरुवार को पब्लिश हुई स्टडी में एरिजोना यूनिवर्सिटी में पारिस्थितिकी और विकास जीव विज्ञान के प्रमुख माइकल वॉरोबे ने कहा कि अकाउंटेंट को व्यापक रूप से कोविड-19 पीड़ित पहला व्यक्ति माना जाता था, जिसने कहा था कि उसके पहले लक्षण 16 दिसंबर को दिखाई दिए थे। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि उसके यानी उस अकाउंटेंट के लक्षण हुआनन बाजार में काम करने वाले लोगों से जुड़े कई मामलों के बाद सामने आए, जहां 11 दिसंबर को बीमारी की शुरुआत के साथ ही एक महिला सी फूड विक्रेता से संबंधित मामला पहला ज्ञात मामला बन गया। WHO द्वारा चुने गए महामारी जांचकर्ताओं में से एक सहित कई विशेषज्ञों ने कहा कि बेरोबे को पड़ताल का कार्य अच्छा आता है और कोविड का पहला ज्ञात मामला सर्वाधिक संभावना के साथ सी फूड विक्रेता से जुड़ा मामला हो सकता है। आपको बता दें कि जनवरी में WHO द्वारा चुने गए अनुसंधानकर्ताओं ने चीन का दौरा किया था और उस अकाउंटेंट से बात की थी जिसे दिसंबर में कोरोना वायरस संबंधी लक्षण हुए थे। इस अनुसंधानकर्ताओं द्वारा मार्च 2021 में रिपोर्ट में अकाउंटेंट से जुड़े मामले को पहला ज्ञात मामला बताया गया था, लेकिन अब WHO ने इस पर मुहर लगा दी है कि अकाउंटेंट का पहला मामला नहीं था। दरअसल पहला मामला वुहान के वानन जंतु बाजार में काम करने वाली एक महिला का था। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, उत्तराखंड इलेक्शन चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दून में करेंगे रोड शो। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। देखते हैं खबर में क्या है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चुनावी साल में उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वे राजधानी देहरादून में सबसे पहले पत्रकारों से बातचीत करेंगे। इसके बाद केजरीवाल रोड शो भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के दिग्गज उत्तराखंड में आकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए सारे के सारे नेता 17 नवंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर थे। उन्होंने ऐलान किया था कि कर्नल यानी कि सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब सीएम अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, कृषि कानून वापसी पर बोली संयुक्त खाप फैसले का स्वागत, लेकिन अन्य मुद्दों का समाधान होने तक इसी तरह डटे रहेंगे किसान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पर संयुक्त खाप ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि खाप पदाधिकारियों का कहना है कि कानून वापस लेना किसानों की आधी लड़ाई है। किसान आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। यह ऐसा आंदोलन नहीं है कि बिना किसी कारण शुरू हुआ और ऐसे ही खत्म हो जाएगा। किसानों की जो पुरानी समस्याएं हैं उनको भी अब पटल पर रखा जाएगा। राखी भारत खाप के प्रधान राजकुमार राखी, रोगा खाप के प्रधान सुमेर डाटा, सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान व पंचग्रामी खाप के पूर्व प्रधान रघबीर कापड़ों के अनुसार जब देश में 3 काले कानूनों को लागू नहीं किया गया था तब भी किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किए हैं। किसान काफी समय से कर्ज में डूबे हुए हैं। अब तक की सरकारों ने एमएसपी लागू करने का दावा करके उनका फायदा ही उठाया है। तो ये काफी गंभीर मुद्दा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे बस्ताड़ा लाठीचार्ज मामला। दिसंबर के पहले सप्ताह में आईएएस आयुष सिन्हा चंडीगढ़ में दर्ज कराएंगे बयान। अभी तक 47 की गवाही पूरी हुई। तस्वीर में आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो शख्स है, आईएएस है ये शख्स जिसने बर्बरता की थी किसानों के ऊपर। पुलिस वालों को बोल रहा था कि उनका सर फोड़िए। एक आईएएस अधिकारी ऐसा नीचता भरा बयान कैसे दे सकता है? उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठ सकते हैं। जानते हैं खबर में क्या है। हरियाणा के करनाल जिले के बस्ताड़ा जेल लाठीचार्ज मामले की जांच कर रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग की कोर्ट करनाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सोमवार 22 नवंबर से पूरे सप्ताह लगेगी। एसएन अग्रवाल ने आगामी बयान गवाही की रूपरेखा लगभग तय कर ली है। नवंबर माह में करनाल की कोर्ट का लगभग काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ में बयान दर्ज किए जाएंगे। दिसंबर माह में पहले सप्ताह में एसडीएम आयुष सिन्हा के बयान चंडीगढ़ में दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। जबकि करनाल में लाठीचार्ज में घायल होने वाले 28 किसानों में से रोजाना 4 से 5 किसान और मेडिकल करने वाले 4 डॉक्टरों को बुलाया गया है। इसके अलावा सोमवार को घरोंडा एसडीएम पूजा भारती, मंगलवार को डीएसडब्ल्यू सत्यवान भी पेश होंगे। कोर्ट की सुनवाई में अभी तक 47 की गवाही हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे कैंडल मार्च के बारे में। शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। तो सोनीपत से यह खबर आई है दोस्तों। शहर में अनेक युवाओं ने किसान आंदोलन में अपनी जान कुर्बान कर शहीद होने वाले 700 से अधिक किसानों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान युवाओं ने हाथों में कैंडल लेकर एटलस रोड जनसेवा चैरिटेबल सोसाइटी के कार्यालय से सुभाष चौक तक कैंडल मार्च किया और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो सोनीपत के युवाओं ने काफी सराहनीय काम किया है। कैंडल मार्च आयोजित करके शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे चिराग पासवान नए गठबंधन की तैयारी में। जी हां दोस्तों, बिहार से खबर आ रही है। पुराने साथी को छोड़कर नए के साथ लड़ेंगे चुनाव। 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के बारे में यह खबर है। चिराग को पसंद लालटेन की रोशनी। जी हां दोस्तों, बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। चिराग पासवान की पार्टी अपने पुराने गठबंधन को बाय बाय करने वाली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की अब नए राजनीतिक समीकरण बनाने जा रही है। यह बात पुख्ता हो गई है कि चिराग पासवान की पार्टी राज्य के अंदर नया गठबंधन बनाने की तैयारी में है। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों ने भी शनिवार को इस पर अपनी हामी भर दी है। तो अब बिहार में चिराग पासवान की ओर से नई राजनीति, नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। समाचार की ओर। इस खबर में जानेंगे बघेल बोले गुजरात मॉडल फेल, अब छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा। सफाई को अर्थव्यवस्था से जोड़ा, कचरे गोबर के पैसे मिलने लगे, इसलिए लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। तो छत्तीसगढ़ से एक खबर आई है दोस्तों। सफाई के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को। उसी के रिलेटेड ये खबर आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात मॉडल को फेल बताया, गुजरात मॉडल को फेल बताया और छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे भारत में चलेगा, ये भी कहा। जानेंगे खबर में क्या है। राष्ट्रपति से स्वच्छता अवार्ड लेकर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हवाई अड्डे पर विजेताओं की तरह स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए शनिवार शाम हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि लाउंज से बाहर निकलते ही
भीड़ ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। भीड़ का उत्साह देखकर मुख्यमंत्री खुद कार के बाहर निकल आए। उन्होंने झंडे लहराकर भीड़ का अभिवादन भी किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, कृषि कानून रद्द होने पर महाराष्ट्र में बयानबाजी। सीएम उद्धव ठाकरे बोले, पहले जाग जाते तो अपमान नहीं होता। शरद पवार ने कहा, चुनाव के डर से लिया है फैसला। जी दोस्तों, शरद पवार ने काफी सटीक बात की है। सभी को यही लगता है, काफी इंटेलेक्चुअल लोगों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि किसान आंदोलन जो कि बीजेपी की सरकार पर भारी पड़ रहा था, चुनावों के मद्देनजर उन्होंने काले कृषि कानून को वापस लिया है। जानते हैं खबर में क्या है। तीनों कृषि कानून रद्द करने के ऐलान को महाराष्ट्र के लगभग सभी बड़े नेताओं ने किसानों की जीत बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि कृषि अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा इस बात का उदाहरण है कि देश में आम आदमी क्या कर सकता है और इसकी ताकत क्या है। सीएम ने कहा कि अगर सरकार पहले ही ध्यान देती तो जब अपमान हुआ है वो पहले नहीं होता। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इससे पहले कि केंद्र इस तरह का कानून बनाए, उसे सभी विपक्षी दलों के साथ साथ संबंधित संगठनों को भी साथ लेकर देश के हित में निर्णय लेना चाहिए, ताकि आज जो अपमान हुआ है वह आगे नहीं हो। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इन कानूनों को निरस्त करने की तकनीकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस समाचार में जानेंगे, परमबीर की प्रॉपर्टी लिस्ट 11 करोड़ की 5 प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह हाजिर नहीं हुए तो जब्त होगी इनकी प्रॉपर्टीज। जहां दोस्तों, तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, 100 करोड़ की वसूली के मामले में अब वे भगोड़ा हो चुका है। इनकी प्रॉपर्टी भी अब जब्त की जाएगी। सरकार की ओर से काफी इनको समन्स भी भेजे गए। कहाँ है किसको नहीं पता, कौन से बिल में घुस गया है जब व्यक्ति, इसके बारे में अब खबर में जानेंगे क्या है। मुंबई पुलिस के सबसे पावरफुल पुलिस ऑफिसर रहे परमबीर सिंह अब भगोड़ा घोषित हो चुका है। एक गृह मंत्री पर 100 करोड़ की वसूली का टारगेट का आरोप लगाकर सनसनी फैलाने वाले परमबीर अब अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहा है। अदालत के भगोड़ा घोषित करने के फैसले के 30 दिन बाद उसकी देश भर में मौजूद प्रॉपर्टीज को कुर्क करने का काम शुरू होगा। इसी बीच हमारे हाथ परमबीर की प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट लगी है। इसे देख सवाल ये उठता है कि महीने में 2.25 लाख कमाने वाले एक शख्स ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जमा कैसे कर ली। वर्तमान में परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी के 5 मामले दर्ज है, जिसके संबंध में 3 गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। पेश होते ही परमबीर सिंह तुरंत सलाखों के पीछे ही जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे, कानून वापसी के बाद केस वापसी की चिंता। हरियाणा में 200 से ज्यादा केसों में 45,000 किसान नामजद। देशद्रोह और 307 जैसी संगीन धाराएं। खेती कानूनों की वापसी का ऐलान होने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के विभिन्न जिलों में दर्ज 200 से ज्यादा FIR पर हो रही है। इनमें 45,000 से ज्यादा किसान नामजद है। खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर और गठबंधन सहयोगी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसको लेकर सार्थक पहल की बात कर चुके हैं, लेकिन इसका रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ जगह देशद्रोह और 307 यानी हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज है। अगर मुकदमों की वापसी हुई तो फिर देशद्रोह और हत्या के प्रयासों जैसे मामलों में पेंच फंस सकती है। हालांकि सामान्य मुकदमों की वापसी से चर्चा जरूर शुरू हो सकती है। खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, किसान आंदोलन पर आज फैसला संभव। दिल्ली बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बनेगी रणनीति। दिल्ली में बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को अब आगे और कैसे बढ़ाया जाना है, इस पर फैसला आज आ जाएगा। आज शाम तक ये फैसला होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज होने जा रही है। यह बैठक 10 बजे शुरू होगी और करीब 2 से 3 घंटे तक की मीटिंग के बाद फैसलों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें हम आपको बता दें कि फैसलों का ऐलान शाम तक कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी सारे किसान संगठनों की बातें सुनी जानी है। संयुक्त किसान मोर्चा 40 किसान
संगठनों का यूनियन है, तो इसमें देर लग सकती है। मोर्चा पहले ही कह चुका है कि उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा और अब तक दिए गए सभी एक्शन उसी तरह से होने हैं, मगर फिर भी आज की बैठक में इस पर भी विचार किया जाना है, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मांग मानने को सरकार तैयार हो गई है। तो क्या अब ढील बरती जानी चाहिए, इस पर भी विचार किया जाना है, क्योंकि अब तक संसद में इन कानूनों को निरस्त नहीं किया गया है। और जैसे कि किसानों ने मांग की थी कि एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए, तो किसान अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, किसान अपने घरों को नहीं लौटेंगे। देखते हैं न्यूज अपडेट। इस समाचार में जानेंगे कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत। एक्ट्रेस ने किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी। दिल्ली में देशद्रोह की शिकायत दर्ज। बॉलीवुड की बड़बोली एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। ये अभी भी विवाद और चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसी बड़बोली एक्ट्रेस को आखिरकार मोदी सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया ही क्यों। बढ़ते खबर की ओर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लिए जाने पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही है। हाल ही में कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। कंगना के इस बयान के बाद यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी अमरीश रंजन और लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर अंबुज दीक्षित ने उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी शायद आज सरकार का हाथ मोड़ रहे हैं, लेकिन भारत की इकलौती प्राइम मिनिस्टर को मत भूलिए जिन्होंने अपनी जूती के नीचे इनको दबा दिया था। इन्होंने देश के लिए पता नहीं कितना सहा है। उन्हें अपनी जिंदगी के बदले इन्हें मच्छरों की तरह कुचला है, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मौत के दशकों बाद भी आज तक ये उनके नाम से कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। मतलब काफी विवादित बयान देने से चर्चा में रहती है कंगना रनौत। एक और विवादित बयान दिया है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। न्यूज़ की बतौर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है जिसको किसी भी बयान को लेकर सियासत में आग लगाने की काफी इच्छा होती है और हमेशा ही बीजेपी की तरफ से जैसे संबित पात्रा विवादित बयान देते हैं, अब इनको लेडी संबित पात्रा भी संबोधित किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन की आग में झुलसा यूरोप। टीका नहीं लेने वालों पर सख्ती बढ़ रही। नेदरलैंड्स में पुलिस ने चलाई गोलियां, 7 लोग जख्मी। यूरोप में कोविड की वापसी के बाद लागू किए सख्त नियमों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। शांतिप्रिय देश नेदरलैंड्स में दंगाइयों ने रॉटरडैम की सड़कों पर आग लगा दी और पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी। इस हिंसा में 7 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें 2 को गोली लगी है। दरअसल कोरोना का एपिक सेंटर बनने के बाद यूरोपीय देश लॉकडाउन, अनिवार्य टीकाकरण जैसे नियम लागू कर रहा है। टीका नहीं लेने वाले लोगों पर सख्ती की जा रही है। आपको बता दें कि जर्मनी समेत कई देशों में टीका नहीं लगाने वाले लोगों को हर रोज कोविड टेस्ट कराना होगा। कई देशों में टीका नहीं लगवाने वाले लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने मौजूदा हालात को राष्ट्रीय आपातकाल बताया है। हालांकि उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन से मना कर दिया है। बीते 24 घंटे में जर्मनी में रिकॉर्ड 59,266 व ब्रिटेन में 44,242 केस सामने आए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या कहता है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान रायलसीमा, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। ओडिशा, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो न्यूज अपडेट अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि देश और दुनिया की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो न्यूज़ अपडेट, अगली न्यूज़ अपडेट में जानेंगे क्या कुछ है। वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली न्यूज़ अपडेट और लेटेस्ट अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपकी सेवा में। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।